हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे बायोमोलिक्यूल के अंदर एंजाइम की। एंजाइम के प्रकार हमने शुरू किए थे, चलिए आज उसको पूरा करते हैं। एंजाइम के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो बच्चों, एंजाइम बेसिकली जो है वो एंजाइम अपने पास में हुआ करता है दो प्रकार का। एंजाइम के जो प्रकार है वो कितने होते हैं? दो। देखें, इनमें एक तो होता है बच्चों अपने पास में सिंपल एंजाइम, एंड दूसरा जो है वो बच्चों यहां पे होता है कॉम्प्लेक्स या फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो बच्चों, एंजाइम जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल एंजाइम और एक बच्चों यहां पर होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सुनना बड़े ध्यान से बच्चों। सिंपल एंजाइम की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि साहब सिंपल एंजाइम वो होता है, सिंपल एंजाइम यहां पर जो है वो उसे कहा जाता है, सिंपल एंजाइम वो है जिसका निर्माण जो है, जिसका फॉर्मेशन जो है वो ओनली किससे होगा? ओनली प्रोटीन से। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल एंजाइम 100% प्रोटीन से बना होता है। इसमें प्रोटीन के अलावा कोई अप्रोटीन भाग नहीं होता। कॉम्प्लेक्स एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, या बच्चों इसे कहा जाता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। बच्चों, होलो एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एंजाइम ये है कि साहब कॉम्प्लेक्स एंजाइम का निर्माण, इसका निर्माण दो भागों से होता है। इसमें एक तो होता है प्रोटीन भाग और दूसरा जो भाग है वो होता है नॉन प्रोटीन भाग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम दो भागों से बनता है, प्रोटीन भाग और नॉन प्रोटीन भाग। बच्चों याद रखना, कॉम्प्लेक्स एंजाइम में जो प्रोटीन भाग है ये होता है 99% और 1% यहां पर जो आप देखते हो वो क्या होता है? नॉन प्रोटीन भाग होता है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन भाग है उसे कहा जाता है एपो एंजाइम। इस प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है और जो नॉन प्रोटीन भाग है, इस नॉन प्रोटीन भाग को कोफैक्टर कहा जाता है। तो बच्चों, नॉन प्रोटीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। आगे बात करें तो हम कह सकते हैं कि साहब ये जो कोफैक्टर है, बच्चों कोफैक्टर 3 प्रकार का होता है। कोफैक्टर जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला बच्चों यहां पर होता है मेटल आयन, दूसरा बच्चों यहां पे होता है कोएंजाइम, और तीसरा यहां पे क्या होता है? प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम दो प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम में दो भाग है। प्रोटीन भाग 99% होगा और बच्चों 1% भाग यहाँ पे क्या होगा? नॉन प्रोटीन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। ये नॉन प्रोटीन भाग
ये कोफैक्टर 3 प्रकार का हो सकता है, या तो मेटल आयन, या कोएंजाइम, या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हम बच्चों क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोले तो होलो एंजाइम की बात हम करें बच्चों, यह यहाँ पर जो होलो एंजाइम होता है, यह होलो एंजाइम होता है बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। जो बच्चों यहाँ पर होलो एंजाइम है, यह होलो एंजाइम किससे बना है, तो होलो एंजाइम बनता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ये बच्चों यहाँ पर एपो एंजाइम है प्लस कोफैक्टर है, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे सीन है। अब हम एक बात करें कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम में दो चीज है, एपो एंजाइम, एक तो बच्चों यहाँ पर क्या है एपो एंजाइम, और एक बच्चों यहाँ पे क्या होता है कोफैक्टर। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में से कोफैक्टर को हटा दे, तो कोफैक्टर को हटाने के बाद क्या होगा, तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोफैक्टर को हटा दे, मतलब 100% में से अगर आपने 1% भाग हटा दिया, कोफैक्टर को हटा दिया, तो अब ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम कार्य करेगा ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे आता है कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम में से कोफैक्टर को हटाने पर क्या होगा, पहला ऑप्शन एंजाइम की दर बढ़ जाती है, दूसरा एंजाइम की दर घट जाती है, तीसरा एंजाइम अक्रियाशील हो जाता है, चौथा उपरोक्त सभी उत्तर क्या होगा, एंजाइम अक्रियाशील हो जाएगा। अर्थात एंजाइम के काम करने के लिए प्रोटीन भाग के साथ साथ जो नॉन प्रोटीन भाग है दोनों होने चाहिए, तभी काम करेगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मेटल आयन को एंजाइम प्रोस्थेटिक समूह। मेटल आयन जो है ये होता है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, जबकि को एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह जो है ये बच्चों क्या होता है ऑर्गेनिक, ये यहाँ पे कार्बनिक होता है। ये हमने यहाँ पर बात की है। अब बच्चों हम बात करते हैं 1 बाय 1 की। देखें, हाँ जी, और तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये बच्चों यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, ये बच्चों यहाँ पे है आपका कॉम्प्लेक्स एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बात अगर अपन यहाँ पे करें तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है यह कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जैसे कि हमने बात की, दो भागों से बना होता है। पहला बच्चों भाग यहाँ पे होता है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। बच्चों एपो एंजाइम कौन सा होगा, प्रोटीन नॉन प्रोटीन भाग, ये होता है प्रोटीन भाग, ये होता है 99% भाग, ये होता है बड़ा भाग। और बच्चों ये जो यहाँ पे एपो एंजाइम होता है, ये बच्चों एपो एंजाइम जो होता है ये होता है बच्चों ताप अस्थायी। ये यहाँ पर क्या है, ताप अस्थायी है। मतलब जो एपो एंजाइम है वो तापमान देने के कारण बच्चों क्या होता है, जल्दी ही टूट जाता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे होता है कोफैक्टर, दूसरा क्या है कोफैक्टर है। कोफैक्टर जो होगा बच्चों ये होता है नॉन प्रोटीन भाग, ये बच्चों केवल 1% भाग ही है, ये आप कह सकते हो छोटा भाग है। ये बच्चों आप कह सकते हो कि जो एपो एंजाइम है बच्चों, एपो एंजाइम की तुलना में अगर आप कंडीशन देखो बच्चों, एपो एंजाइम की तुलना में हम कह सकते हैं कि साहब ये जो है बच्चों थोड़ा सा क्या हो सकता है, तापस्थायी हो सकता है। ठीक है, ये तापस्थायी हो सकता है, इसकी तुलना में कुछ ये ज्यादा तापस्थायी है। हम कह सकते हैं एपो एंजाइम से
ज्यादा ताप स्थायी हो सकता है। मतलब तापमान देने पर सबसे पहले खत्म कौन सा होगा? एपो एंजाइम, फिर कोफैक्टर। अब देखो बच्चों, कोफैक्टर 3 प्रकार का हो सकता है। हम ये बात कह सकते हैं यहां पर कि जो कोफैक्टर है ये 3 प्रकार का हो सकता है। कोफैक्टर के 3 प्रकार हो सकते हैं। कौन से हैं? आइए करते हैं चर्चा इसके बारे में। बच्चों नंबर 1 यहां पे हुआ करता है मेटल आयन। तो नंबर 1 कौन है? मेटल आयन। इसकी हम चर्चा करें। मेटल आयन, तो हम कह सकते हैं कि मेटल आयन जो है बच्चों उसमें सीन कुछ इस प्रकार से होगा। पहली बात तो मेटल आयन जो होगा ये बच्चों आप यहां पे कह सकते हो कि एक से ज्यादा, ये बच्चों क्या होता है? एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं। अगर बच्चों मैं आपको सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं तो आप कह सकते हो कि नंबर 1 यहां पर जो बच्चों मेटल आयन है, पहली बात तो प्रकृति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि साहब मेटल आयन बराबर इनऑर्गेनिक होता है, ये अकार्बनिक प्रवृत्ति का होता है। ये बच्चों क्या होता है? ये होता है अकार्बनिक प्रवृत्ति का। और बच्चों यह मेटल आयन, ये कोफैक्टर, बच्चों कोफैक्टर 3 प्रकार का है। ये मेटल आयन, ये कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूं यह एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा होता है। आगे बात करें बच्चों, मेटल आयन यहां पर जो है उसमें कुछ कंडीशंस आती है। जैसे मेटल आयन जो है, ये मेटल आयन कुछ इस प्रकार से होता है कि यह एंजाइम, यह एपो एंजाइम के साथ जुड़ता है दृढ़ता से। देखो बच्चों किस तरीके से काम करता है ये। मैं कह सकता हूं ये मेटल आयन 3 कार्य करता है। पहला कार्य कौन सा है? जैसे A+B निर्माण होता है C का, और आपने यहां पे डाल दिया एंजाइम। तो बच्चों इस एंजाइम में 2 चीज है, एपो एंजाइम भी है और मेटल आयन भी है। मेटल आयन कोफैक्टर के रूप में है। तो बच्चों मेटल आयन क्या करता है? इन दोनों क्रियाकारकों को एक दूसरे के पास पास लेके आता है, फिर इस क्रियाकारक को, इन दोनों क्रियाकारकों को पास पास लेके आता है, फिर इन दोनों क्रियाकारकों को एंजाइम के पास लेके आता है, और फिर इन क्रियाकारकों को उत्पाद के अंदर बदल देता है। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि मेटल आयन जो है, ये बच्चों मेटल आयन 3 काम करता है। नंबर 1, यह क्रियाकारकों को एक दूसरे के समीप लाता है। नंबर 2, यह क्रियाकारक व एंजाइम को एक दूसरे के समीप लाता है। नंबर 3, यह क्रियाकारकों में तनाव उत्पन्न करता है। बच्चों क्रियाकारक में तनाव उत्पन्न करता है ताकि बच्चों वो क्रियाकारक बदल किस में जाए? उत्पाद के अंदर बदल जाए। ये बच्चों काम है मेटल आयन का। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करना चाहिए तो हम कह सकते हैं जैसे बच्चों आप यहां ले सकते हो Mg+2। ये जो बच्चों यहां पर Mg+2 है, ये एग्जाम्पल है मेटल आयन का, और ये होता है हेक्सोकाइनेज।
काइनेज तथा रुबिस्को एंजाइम के अंदर मेटल आयन होता है। ठीक है, तो बच्चों Mg+2 एक आप कह सकते हो मेटल आयन है, जो कौन से एंजाइम के अंदर है, हेक्सोकाइनेज में और रुबिस्को एंजाइम में। इसके अलावा Mn मैग्नीज, ये बच्चों होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है उसका एक्टिवेटर है। तो बच्चों इस तरीके से एक्टिवेटर मतलब जो एक्टिव करे, जो मेटल आयन है उनको एक्टिवेटर भी बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हो जैसे जिंक जो बच्चों यहाँ पर है, जिंक जो बच्चों यहाँ पर है वो भी एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। जिंक+2 ये बच्चों होता है, एक मिनट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, सर बाहर है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। इसके अलावा बच्चों एक इसमें होता है Fe+2, ये बच्चों काम करता है आपके जो पेरोक्साइडेज एंजाइम है, पेरोक्सीडेज एंजाइम, उसका एक्टिवेटर है। तो देखो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहब ये जो मेटल आयन है, ये बच्चों मेटल आयन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के अंदर कार्य करता है। इस प्रकार से आगे हम चर्चा करें तो बच्चों यहां पे आ सकता है आपके कॉपर, ये आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। बच्चों नाइट्रोजनेज के अंदर Mn+2 भी आता है और मोलिब्डेनम भी आता है, MO, ये भी यहाँ पे आ सकता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं ये साहब विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के अंदर, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के अंदर इस प्रकार से बच्चों क्या पाए जाते हैं, मेटल आयन पाए जाते हैं। चलिए ये बच्चों बात किसकी है, मेटल आयन की बात है। दूसरा बच्चों यहां पे आता है नंबर 2, कोएंजाइम। कोएंजाइम ये यहां बच्चों दूसरा है कोफैक्टर के रूप में। हाँ जी, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कोएंजाइम के बारे में कि किस तरीके से कोएंजाइम काम करता है कोफैक्टर के रूप में। तो हम कह सकते हैं बच्चों कोएंजाइम जो है, इस कोएंजाइम की होती है कार्बनिक प्रवृत्ति, इसकी कार्बनिक प्रवृत्ति होती है, बोले तो इसका बच्चों ऑर्गेनिक नेचर हुआ करता है। फिर बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि कोएंजाइम जो है, यह कोएंजाइम एपो एंजाइम के साथ, यह एपो एंजाइम के साथ लूजली अर्थात ढीला ढीला बंधा होता है। अर्थात एपो एंजाइम के साथ में यह कोएंजाइम बच्चों ढीला बंधा होता है। आगे चर्चा करें। कोएंजाइम जो है बच्चों, इस कोएंजाइम का निर्माण, कोएंजाइम का निर्माण जो है ये बच्चों हुआ करता है, आप कह सकते हो विटामिन से। ये जो कोएंजाइम का निर्माण है यह विटामिन द्वारा होता है। अर्थात विटामिन जो है बच्चों वो ही क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से बात करो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों अपन यहाँ देखते हैं
तो बच्चों याद रखना, जैसे टीपीपी है, टीपीपी, इसका बच्चों पूरा नाम होता है थियामिन पायरोफॉस्फेट। थियामिन पायरोफॉस्फेट। बच्चों टीपीपी जो है, इस टीपीपी के अंदर जो थियामिन होता है, टीपीपी के अंदर आप कह सकते हो विटामिन B1 होता है कोएंजाइम, और बच्चों विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थियामिन। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि टीपीपी के अंदर, बच्चों टीपीपी कौन है? टीपीपी जो है ये आप यहां पे कह सकते हो एक कोएंजाइम है, और बच्चों ये कोएंजाइम किससे बनता है? ये बनता है विटामिन B1 से। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, कोएंजाइम विटामिन से बनते हैं। जैसे टीपीपी एक कोएंजाइम है, ये बच्चों किससे बनता है? आप कह सकते हो विटामिन B1 से बनता है। आगे बात करो तो बच्चों FAD, अगला एग्जांपल FAD जो है, ये बच्चों FAD बनता है विटामिन B2 से। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये बच्चों किससे बनता है? ये बच्चों बनता है विटामिन B2 से। इसके अलावा जो FMN है, ये बच्चों FMN भी किससे बनता है? विटामिन B2 से बनता है। दोनों जो है ये बच्चों बनते हैं विटामिन B2 से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसके अलावा आगे बात करें तो बच्चों अगला एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। जैसे बच्चों विटामिन, अगर आप B3 की बात करो, विटामिन अगर आप बात करो B3 की, तो विटामिन B3 जो है बच्चों उससे बनता है नियासिन। जो NAD है, जो NADP है, इसका बच्चों निर्माण किससे होता है? विटामिन B3 से होता है। तो बच्चों NAD NADP क्या है? ये भाई साहब नाम कोएंजाइम के हैं, और ये कोएंजाइम किससे बनते हैं? ये कोएंजाइम बच्चों, कोएंजाइम विटामिन से बनता है। ये कोएंजाइम किससे बनता है? विटामिन B3 से बनता है। और बच्चों विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। नियासिन क्या है बच्चों? विटामिन B3 है। अगले एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ये आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। अगला बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप ले सकते हो कोएंजाइम A। कोएंजाइम A बच्चों इसका पूरा नाम क्या है? CO, कोएंजाइम A। कोएंजाइम A जो है ये बच्चों बनता है विटामिन B5 से। इसका नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि साहब इस प्रकार से ये बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल है। कोएंजाइम जो है वो कार्बनिक प्रवृत्ति के होते हैं, और ये कोएंजाइम एपोएंजाइम के साथ ढीले बंधे होते हैं। कोएंजाइम का निर्माण विटामिन से होता है, जैसे टीपीपी जो है विटामिन B1 से बनता है। FAD FMN जो है विटामिन B2 से बनता है। NAD NADP जो है विटामिन B3 से बनता है। और देखो बच्चों यहाँ पर जो कोएंजाइम है वो विटामिन B5 से बनता है। समझ रहे बात को? ये बच्चों इसका काम है। इसके अलावा नेक्स्ट अगला अगर आप देखते हो कोफैक्टर, तो बच्चों वो होता है प्रोस्थेटिक समूह। वो होता है प्रोस्थेटिक समूह। अगला बच्चों यहां पे है प्रोस्थेटिक समूह नंबर 3। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह। बच्चों प्रोस्थेटिक समूह की बात करें तो हम यहां पे कह सकते हैं
प्रोस्थेटिक समूह जो होता है बच्चों, ये भी अपने पास में कार्बनिक पार्ट होता है, यह भी कार्बनिक प्रवृत्ति का होता है, कार्बनिक प्रवृत्ति का है। और बच्चों यह भी आप कह सकते हो एपो एंजाइम के साथ लूजली बोले तो ढीला, लूजली ढीला बंधा होता है। कौन? प्रोस्थेटिक समूह। आगे बात करें तो बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हिम। बच्चों हिम जो है वो एक प्रोस्थेटिक समूह का एग्जाम्पल है। ये बच्चों पाया जाता है आपके हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन में। इसके अलावा जो बायोटीन है इनमें उपस्थित होता है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन में, बायोटीन में जो हिम पाया जाता है बच्चों, वो हिम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोस्थेटिक समूह होता है। ये बच्चों यहाँ पर सीन है इस एंजाइम के प्रकार के बारे में। आगे बात करें बच्चों, अब हम बात करते हैं कि साहब एंजाइम जो है उस एंजाइम के अंदर तापमान का क्या प्रभाव रहता है, एंजाइम के अंदर जो पीएच है उसका क्या इफेक्ट रहता है बच्चों, उसके बारे में चर्चा हम यहाँ करेंगे। तुम कह सकते हैं एंजाइम पर तापमान का प्रभाव, एंजाइम पर तापमान का प्रभाव। देखो बच्चों एंजाइम के ऊपर तापमान का इफेक्ट क्या होगा, ये हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे बच्चों याद रखना, एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम बच्चों तापमान के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? सक्रिय रहते हैं। समझ रहे बात को? कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे एंजाइम तापमान हेतु बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जैसे बच्चों एंजाइम्स अपने यहां पे कह सकते हैं, एक तो बच्चों यहां पे है प्लांट एंजाइम, और एक बच्चों यहां पे हो सकते हैं अपने पास में एनिमल एंजाइम। पादप में पाए जाने वाले एंजाइम और बच्चों जंतुओं में पाए जाने वाले एंजाइम की बात करें तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पादप में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और एनिमल के जो बच्चों एंजाइम है ये लगभग आप कह सकते हो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा हम कह भी सकते हैं कि बच्चों अगर इफ टेम्परेचर, अगर बच्चों आपने तापमान को, इफ टेम्परेचर को, अगर तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए, अगर तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए तब उस केस में क्या होगा? उस केस में एंजाइम की क्रियाशीलता, उस केस में एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है यह 2 गुनी या 3 गुनी भी हो सकती है, हो जाती है। ज्यादा बच्चों हम किसको मानते हैं? 2 गुनी को मानते हैं। अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर तापमान को 10 डिग्री बढ़ाओ तो एंजाइम की क्रियाशीलता 2 गुनी हो जाती है, या कई बार 3 गुनी भी हो जाती है। इसे बच्चों कहा जाता है क्यूटेन। इसे बच्चों क्या बोलते हैं? क्यूटेन। तो क्यूटेन का बच्चों मान कितना आ गया? 2। क्यूटेन का मान कितना है? 2 है। क्यूटेन का मतलब क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, एंजाइम के काम करने की दर 2 गुनी हो जाती है। इसे बच्चों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्यूटेन। क्यूटेन का मान 2 अर्थात 2 गुना होता है। कई बार बच्चों क्यूटेन का मान 3 भी हो सकता है,
लेकिन मोस्ट प्रोबेबल केस में हम Q10 को 2 बोलते हैं। समझ गए Q10 का मतलब क्या है? अगर तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए तो एंजाइम की क्रियाशीलता दोगुनी हो जाती है, इसे बच्चों क्या बोलते हैं? Q10। इसके अलावा अगर बच्चों टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को आप बहुत ही ज्यादा कर दो तो उस केस में क्या होगा? एंजाइम जो होते हैं ये बच्चों एंजाइम्स का आप कह सकते हो एंजाइम्स का विकृतीकरण हो जाता है। अर्थात टेम्परेचर को ज्यादा करने पर एंजाइम्स का विकृतीकरण हो जाता है। बच्चों एंजाइम टूट जाते हैं, उसकी प्रोटीन टूट जाती है। और बच्चों अगर टेम्परेचर को बहुत कम कर दे तो बच्चों क्या होगा? तब एंजाइम्स जो होते हैं इन एंजाइम्स का निष्क्रियकरण हो जाता है। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तापमान बढ़ाओगे तो एंजाइम के काम करने की दर बढ़ेगी, लेकिन एंजाइम को बहुत ज्यादा अगर तापमान को बहुत ज्यादा कर दे तो एंजाइम के काम करने की दर घट जाती है, क्योंकि एंजाइम विकृत हो जाते हैं। अगर तापमान को बहुत ही ज्यादा कम कर दो तो तापमान को बहुत कम करने से एंजाइम सारे निष्क्रिय हो जाते हैं। अदरवाइज तापमान को बढ़ाने पर दर बढ़ती है, सिर्फ तापमान को बढ़ाने पर बढ़ती है, तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर नहीं बढ़ती है, तापमान को बहुत कम करने पर नहीं बढ़ती है। अगर आप ग्राफ की बात करना चाहो तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर बच्चों तापमान जो है अगर टेम्परेचर हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम हो जाए या इससे भी कम, तो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या इससे भी कम तापमान पर क्या होगा? जो एंजाइम्स हुए करते हैं ये बच्चों एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाता है, बच्चों एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग खाने की चीजों को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि बच्चों फ्रिज में क्या होता है? तापमान बहुत कम हो जाता है, इससे एंजाइम सक्रिय नहीं रह पाते। फ्रिज में तापमान बहुत कम होने से एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और चीजें सड़ती नहीं है, वहां पर बैक्टीरिया और कवक पनप नहीं पाते। और बच्चों अगर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज्यादा हो जाए तो बच्चों उस केस में क्या होगा? एंजाइम जो है वो हो जाते हैं डीनेचुरेटेड। बोले तो एंजाइम बच्चों क्या हो जाते हैं? एंजाइम विकृत हो जाते हैं, एंजाइम की प्रोटीन टूट जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपवाद की बात हम कर सकते हैं। जैसे एक बच्चों यहाँ पे होता है, हम कह सकते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बच्चों टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सक्रिय रहता है, ये अपवाद है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे अपवाद है और ये हम लोग प्राप्त करते हैं एक जीवाणु से, ये एक जीवाणु से प्राप्त करते हैं जो कि होता है आर्की जीवाणु। आर्की जीवाणु जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। इससे हम निकालते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो बच्चों वैसे तो एंजाइम 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर विकृत हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों जो यहाँ पे टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये काम कर सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी। इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं पीसीआर नाम की मशीन के अंदर। तो यूज्ड इन पीसीआर। बच्चों पीसीआर एक मशीन होती है और जब मशीन चलती है तो मशीन गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर तो वही एंजाइम सक्सेस है जो इतनी अधिक तापमान पर भी, इतनी गर्मी के ऊपर भी काम करे, जो कि बच्चों कौन सा है? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर। आगे बात करना चाहेंगे अपन ग्राफ की। तो हम कह सकते हैं जैसे
बच्चों ग्राफ है, यहाँ टेम्परेचर और यहाँ बात करते हैं अपन एंजाइम की क्रियाशीलता। तो बच्चों ग्राफ कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आता है, जैसे यूं। ऐसे अगर तापमान को बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन बच्चों एक निश्चित तापमान के बाद में एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चों निश्चित तापमान से ज्यादा तापमान दे दिया तो अब जो बच्चों एंजाइम है उसकी प्रोटीन टूट जाती है, एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, जिससे देखो बच्चों ज्यादा तापमान देने पर वापस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर देखते हो इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर अर्थात ये वो तापमान है जहां पर जो एंजाइम है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। और जो बच्चों ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। ये लगभग आप कह सकते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ये बच्चों अलग अलग एंजाइम का अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान के लिए एंजाइम बहुत सक्रिय है, बहुत संवेदनशील है। अब बच्चों बात करते हैं पीएच के लिए। हाँ जी, बात करते हैं बच्चों पीएच का एंजाइम पर प्रभाव। पीएच का एंजाइम पर प्रभाव, हाँ जी। तो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं जैसे जो बच्चों एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स पीएच के लिए भी बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जैसे बच्चों हम कह सकते हैं कि साहब अधिकांश एंजाइम जो है, जो बच्चों अधिकांश एंजाइम है, ये अधिकांश एंजाइम्स 6 से लेकर जो बच्चों 7.5 की पीएच है इस पर कार्यशील रहते हैं। अर्थात एंजाइमों के लिए जो बच्चों बढ़िया पीएच है वो 6 से 7.5 होती है। अगर आप ग्राफ बनाए यहाँ पर यूं, तो यहाँ बच्चों क्या होती है पीएच, यहाँ होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो देखो बच्चों ये ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से बनता है। ये है 6 से 7.5 पीएच। ये बच्चों होती है ऑप्टिमम पीएच, अनुकूलतम पीएच। तो हम कह सकते हैं कि अगर बच्चों पीएच को बढ़ा रहे हो, 6 से 6.5 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, 7.5 कर रहे हो, तो बच्चों लगातार क्या होगा, एंजाइम तेजी से काम करेगा। लेकिन बच्चों एक अनुकूलतम पीएच के बाद में आप आगे पीएच बढ़ा रहे हो, 7.5 से 8, 9 जा रहे हो, तो देखो बच्चों एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। यहाँ बच्चों 2 कंडीशन और भी आती है। जैसे अगर परीक्षा में ऐसे दे दे आपको फॉर एसिडिक एंजाइम कि साहब जो अम्लीय एंजाइम है उस अम्लीय एंजाइम के लिए बताओ, जैसे पेप्सिन। तो बच्चों पेप्सिन क्या है, एक अम्लीय एंजाइम है। अम्लीय एंजाइम वो होता है जो अम्लीय माध्यम में काम करे। बच्चों यहाँ पे आप पीएच ले रहे हो और यहाँ बात करते हैं बच्चों हम लोग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो बताओ बच्चों अगर पीएच बढ़ रही है तो पीएच बढ़ने से क्या होगा, अम्लीयता कम होती है। भाई
1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 6 तक क्या होता है अम्लीय, 7 उदासीन, फिर 8 से लेकर 14 बच्चों क्या होता है क्षारीय। तो अगर आप पीएच को बढ़ा रहे हैं मतलब अम्लीयता कम हो रही है, और अम्लीयता कम हो रही है तो अम्लीय एंजाइम कम काम करेगा। तो बच्चों ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से आता है। अब बात करते हैं 4 बेसिक एंजाइम, क्षारीय एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन। तो बच्चों ट्रिप्सिन एक क्षारीय एंजाइम है, उसकी बात करें ऐसे, यहां क्या होता है पीएच, यहां होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अगर पीएच को बढ़ा रहे हो मतलब क्षारीयता बढ़ रही है, और क्षारीयता बढ़े तो क्षारीय एंजाइम ज्यादा काम करता है। तो बच्चों ग्राफ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। अदरवाइज अगर अम्लीय और क्षारीय एंजाइम की बात नहीं करे तो ग्राफ बच्चों पीएच का ऐसे बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर है। लेकिन बच्चों ये भी आपको आना चाहिए, अगर गुगली फेंक दे, अगर परीक्षा में टिपिकल क्वेश्चन बन जाए कि अम्लीय पीएच के लिए, अम्लीय एंजाइम के लिए पीएच और ग्राफ के बीच में आप कंडीशन देखो, तो बच्चों अगर पीएच अम्लीय दे दी तो अम्लीय एंजाइम के लिए पीएच बढ़ाने पर रिएक्शन की दर घटेगी। अगर क्षारीय एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन, तो बच्चों पीएच का मान बढ़ाने पर क्या होता है क्षारीयता बढ़ता है, तो क्षारीय एंजाइम भी ज्यादा काम करते हैं। ये बच्चों यहाँ पे ग्राफ बनते हैं। आगे बात करें इसके बाद में, ओके आगे बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो एंजाइम बच्चों किस तरीके से अपना काम करता है। आइए करते हैं बच्चों इसके बारे में चर्चा, ठीक है। देखो बात करते हैं सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा की, एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी बोले तो सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है हम कह सकते हैं इसको डेल्टा ई से दर्शाते। एंजाइम क्या करता है बच्चों, एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया को तेजी से कराता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, व्हाटएवर जो कुछ भी है, हम सारी बात यहाँ पे करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। देखो जैसे मान लो बच्चों आपके पास क्रियाकारक है, आपके पास क्या है क्रियाकारक, तो क्रियाकारक से क्या बनता है उत्पाद। लेकिन बच्चों क्रियाकारक से उत्पाद तो बनता है, एंजाइम भी क्या करता है क्रियाकारक से उत्पाद बनाता है। लेकिन बच्चों क्रियाकारक से उत्पाद सीधे नहीं बनता है, पहले बनता है क्रियाकारक से मध्यवर्ती, और बच्चों बाद में जो मध्यवर्ती है उससे क्या बन जाता है, उससे बच्चों बन जाता है उत्पाद। तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि साहब जो क्रियाकारक होता है उससे पहले क्या बनता है मध्यवर्ती, फिर जो बच्चों मध्यवर्ती होता है उससे क्या बन जाता है उत्पाद बन जाता है। क्रियाकारक से बनता है मध्यवर्ती, इसे कहा जाता है संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। एक ही बात है, मध्यवर्ती बोल दो या संक्रमण अवस्था बोल दो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन हो पहले उसमें बच्चों क्या होता है क्रियाकारक से बनता है संक्रमण अवस्था, फिर जो बच्चों संक्रमण अवस्था है उससे क्या बनता है उत्पाद बनता है। अगर आप ग्राफ की बात करो यहां पर ऐसे, ये बच्चों हम यहां बात करें एक तरीके से रिएक्शन की बात कर लेते हैं, अणुओं की बात कर लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे आती है एनर्जी, ऊर्जा, जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो बच्चों, क्रियाकारक से क्या बनता है? मध्यवर्ती, फिर मध्यवर्ती से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। दुनिया में कोई भी अणु हो, हर अणु के पास में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई भी अणु हो उसमें ऊर्जा होती है। जैसे क्रियाकारक है, इसमें भी ऊर्जा है, मध्यवर्ती के अंदर भी क्या होती है? ऊर्जा, और उत्पाद के अंदर भी क्या होती है? ऊर्जा होती है। ग्राफ यहां पर ऐसे बनता है, ये कोई ग्राफ है, रिएक्शन का ग्राफ है। पहले क्या होता है? क्रियाकारक, तो साहब ये है क्रियाकारक, और यहां क्या बन गया? उत्पाद बन गया। सो सिंपल। देखो बच्चों, क्रियाकारक से क्या बन गया? उत्पाद बन गया, बधाई हो। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान दो, क्रियाकारक के पास में एनर्जी कितनी है? इतनी ऊर्जा है क्रियाकारक के पास में। बच्चों ये इतनी ऊर्जा किसकी है? ये है क्रियाकारक की ऊर्जा। उत्पाद के पास में ऊर्जा बच्चों देखो ये है, तो क्रियाकारक के पास में ज्यादा ऊर्जा और उत्पाद के पास बच्चों ऊर्जा क्या होगी? यहां ऊर्जा बना रहा हूं मैं, अर्थात क्रियाकारक में ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद में ऊर्जा कम है। अब बताओ, ये ग्राफ बने तो शुरुआत कहां से होती है? क्रियाकारक से। अंत कहां पे होगा? उत्पाद पर। ये उत्पाद है। अब आप मुझे बताओ, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कहां पर है? ज्यादा एनर्जी है क्रियाकारक की तुलना में उत्पाद में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रियाकारक से उत्पाद बनता है। अब ज्यादा ऊर्जा क्रियाकारक में है या ज्यादा ऊर्जा उत्पाद में है, तो किसी के अंदर भी हो सकती है। क्रियाकारक से उत्पाद में ऊर्जा ज्यादा भी हो सकती है, उत्पाद में ऊर्जा कम भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ऊर्जा हमेशा होती है मध्यवर्ती में, बोले तो संक्रमण अवस्था के अंदर। ये बच्चों यहां पे क्या है? संक्रमण अवस्था है। इसमें ऊर्जा क्या है बच्चों? इसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा है। ये ऊर्जा क्रियाकारक की, ये ऊर्जा उत्पाद की। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में से ज्यादा ऊर्जा किसी की भी हो सकती है, लेकिन संक्रमण अवस्था जो होती है, संक्रमण अवस्था के अंदर ऊर्जा सबसे ज्यादा हुआ करती है। समझ रहे बात को? क्रियाकारक से अगर आपको उत्पाद बनाना है, तो क्रियाकारक से उत्पाद बनाने के लिए पहले आपको संक्रमण अवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। दैट इज नेसेसरी। बिना संक्रमण अवस्था के, बिना मध्यवर्ती के क्रियाकारक से उत्पाद नहीं बन सकता। तो हम यहां पे कह सकते हैं बच्चों, पहले क्या होगा? क्रियाकारक, उससे क्या बनता है? संक्रमण अवस्था, उससे क्या बनता है? उत्पाद। सो सिंपल। अब सुनना बड़े ध्यान से बच्चों, क्रियाकारक के पास में इतनी ऊर्जा है, क्रियाकारक के पास में इतनी ऊर्जा है। ये ऊर्जा किसकी है? क्रियाकारक की। ये ऊर्जा किसकी है? उत्पाद की। और इतनी ऊर्जा किसकी है? संक्रमण अवस्था की है। अगर आपको क्रियाकारक से उत्पाद बनाना है, तो पहले आपको क्रियाकारक से बनाना पड़ेगा संक्रमण अवस्था। बच्चों क्या बनाना पड़ेगा? संक्रमण अवस्था। और देखो, संक्रमण अवस्था जो है, इसमें इतनी ऊर्जा एक्स्ट्रा है। इतनी ऊर्जा है किसकी? क्रियाकारक की। ये किसकी है? संक्रमण अवस्था की। तो क्रियाकारक को अगर आप इतनी ऊर्जा और दे दो, अगर आप इतनी ऊर्जा और दे दो क्रियाकारक को, तो क्रियाकारक से क्या बन जाएगा? संक्रमण अवस्था बन जाएगी। और बाद में बच्चों क्या होगा? संक्रमण अवस्था से इजीली क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। तो क्रियाकारक के पास में अगर आपको ये बोले कि संक्रमण अवस्था में, संक्रमण अवस्था में, मध्यवर्ती में, संक्रमण अवस्था में कितनी ऊर्जा है, तो साहब इतनी ऊर्जा है संक्रमण अवस्था की। इसमें से इतना क्रियाकारक के पास में है। अगर आप इतना और दे दो, तो क्रियाकारक से क्या बन जाएगा? संक्रमण अवस्था बन जाएगी। आपके पास 5 रुपए है, गांव जाने के लिए आपको 10 रुपए चाहिए, तो गांव जाने के लिए कुल रुपए चाहिए 10, लेकिन आपको चाहिए 5 ही, क्योंकि 5 आपके पास में है। वही बात यहां पे है, क्रियाकारक के पास में कुछ ऊर्जा है, अगर आप कुछ ऊर्जा और दे दो, तो क्रियाकारक से क्या बन जाएगा? संक्रमण अवस्था। इसी को बोलते हैं डेल्टा ई, इसी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब यहां पर यह है, क्रियाकारक को
क्रिया कारक को दी गई वह ऊर्जा जिससे संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाए, इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, इसको बोलते हैं डेल्टा ई। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पे सीन है। अब मान लो आपने एंजाइम डाल दिया, तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम कुछ ऐसे ऐसे कर देता है, जैसे यूं। एंजाइम डालने पर ये होता है, ये लो, ये है एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन। तो देखो बच्चों, एंजाइम डालने पर क्या हुआ? क्रियाकारक के पास में उतनी ऊर्जा है, उत्पाद के पास भी उतनी ऊर्जा है, लेकिन देखो बच्चों संक्रमण अवस्था जो है, इस संक्रमण अवस्था के पास में देखो बच्चों ये यहां पे अब जो है आप कह सकते हो, अब ये है डेल्टा ई। तो कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम डालने पर क्या हुआ? क्रियाकारक की ऊर्जा उतनी है, उत्पाद की ऊर्जा उतनी है, लेकिन संक्रमण अवस्था का निर्माण अब इतनी ही ऊर्जा में हो जाता है। अर्थात एंजाइम डालने पर संक्रमण अवस्था में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कम हो जाती है। अर्थात अब आपको क्रियाकारक को इतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी कि संक्रमण अवस्था बन जाए, और बाद में ऑटोमेटिक क्या होगा? संक्रमण अवस्था से उत्पाद बन जाएगा। पहले आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ती थी, अब आपको ऊर्जा सिर्फ इतनी देनी पड़ेगी। आपके पास 5 रुपए थे, गांव जाने के लिए आपके पास 10 रुपए चाहिए थे, तो आपको एक्स्ट्रा 5 रुपए और चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई टेम्पो वाला आ गया कि आप मेरे टेम्पो में बैठ जाओ, आपको 7 रुपए में गांव छोड़ देंगे, तो बच्चों अब आपको एक्स्ट्रा सिर्फ 2 रुपए ही चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है, एंजाइम डालने से संक्रमण अवस्था की ऊर्जा कम हो जाती है, अर्थात सक्रियण ऊर्जा कम चाहिए होती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एंजाइम रिएक्शन की अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। देखो बच्चों पहले इतना बड़ा ब्रेकर था, अब ब्रेकर छोटा हो गया तो रिएक्शन जल्दी से हो जाती है। समझ रहे बात को? सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? क्रियाकारक के पास कुछ ऊर्जा होती है, क्रियाकारक को दी गई एक्स्ट्रा ऊर्जा जिससे संक्रमण अवस्था बन जाए उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। फिर बच्चों संक्रमण अवस्था से क्या होता है? ऑटोमेटिक उत्पाद इजीली बन जाता है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये बच्चों यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा होती है। अब कल के बच्चों लेक्चर में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम किस तरीके से काम करता है। यहाँ बच्चों हमारे पास 2 सिद्धांत होंगे, ताला चाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। चलिए जो भी है बातें करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।